हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान जेई का जो एग्ज़ाम है उसका जो जनरल स्टडीज़ है उसमें जनरल स्टडीज़ में हमने देखा था सिलेबस में कि 40 मार्क्स का जो है वो जनरल स्टडीज़ है टोटल 120 में से। उस 40 मार्क्स में से भी दो पार्ट है। एक है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य एवं परंपराएं। ये जो पार्ट है ये 20 मार्क्स का है और इस 20 मार्क्स में 16 टॉपिक्स है। ठीक है। उसमें सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे, आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे वो राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत। राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत जो पिछली बार जो मैंने 2016 2016 का जो वो आया था, जो पेपर हमने डिस्कस किया था उसमें देखा था राजस्थान के अ, इतिहास के प्रमुख स्रोत से उसमें दो क्वेश्चन थे, आउट ऑफ 20 दो क्वेश्चन इससे थे। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है ये वाला, तो आज हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे कि राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं। तो राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत, तो राजस्थान के इतिहास का जनक किसको कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की हिस्ट्री लिखी। उन्होंने एक बुक ली गई थी, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो ये याद रखना है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान किसकी बुक है? कर्नल जेम्स टोड की, जिसमें राजस्थान को इन्होंने राजस्थान लिखा था। ठीक है। धीरे धीरे फिर ये राजस्थान हो गया। ओके। तो जो इन्होंने बुक लिखी है उसके बाद और अपने गौरी शंकर ओझा ने इस बुक का अ, हिंदी में अनुवाद किया था, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। अब राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत की अगर बात करते हैं तो स्रोत क्या होंगे कि मतलब जिससे हम हिस्ट्री लिखते हैं, हमको जो चीज़ें मिलती हैं और उनको देख देख कर हम हिस्ट्री लिखते हैं उनको स्रोत बोलते हैं। तो हिस्ट्री मोस्टली हम हिस्ट्री लिखते हैं, सिक्के जो मिल गए तो उस सिक्के से आइडिया लगाते हैं कि यार ये सिक्का यहाँ पे मिला है, इस राजा का नाम लिखा है, मतलब इस जगह पे उस राजा का राज होगा। ठीक है। वैसे ही शिलालेख है, कोई शिला पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है, किसी राजा ने अपने गुणगान किया हुआ है अपना, तो उस राजा के बारे में हम बोल सकते हैं कि ये मतलब उससे हम हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि ये इन इस शिलालेख पे ये लिखा हुआ है तो ये राजा के बारे में ये था। ठीक है। बाकी ताम्रपत्र, मतलब कई बार क्या करते थे कि तांबे की पत्रिका जो होती थी उस पर लिख देते थे और उसको स्टोर करके रखते थे। तो ये सब पुरातात्विक स्रोत हैं। उसके बाद कुछ लिखे हुए स्रोत भी होते थे, जैसे हकीकत वही राजा की दिनचर्या है। कोई राजा को डायरी लिखने का शौक है, वो लिखता है कि मैंने आज क्या किया, घूमने गया, मज़े किए, वो सब लिखता है, तो उसको हकीकत वही कहते हैं। फिर एक हुकूमत वही होती है जिसमें राजपाट से रिलेटेड काम जो होते हैं वो बताते हैं कि कौन मंत्री क्या कर रहा है, कौन सा मंत्री किस टाइम पे रहा था। ठीक है। वो सब तो उनको देख देख कर भी इतिहासकार जो हैं वो इतिहास लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद कमठाना बही, कमठाना बही, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? हकीकत बही तो ठीक है, हुकूमत बही भी ठीक है क्योंकि ये दोनों नाम से थोड़ा पता चल जाता है, लेकिन कमठाना बही किसे बोलते हैं? तो ये आ सकता है एग्जाम में कि कमठाना बही क्या होता है। तो भवन, दुर्ग निर्माण से संबंधित जो जानकारियाँ होती है उनसे भी हम इतिहास बनाते हैं। ठीक है। उनसे भी कि ये भवन कैसे बनाया, कौन सा दुर्ग कब बना, वो कमठाना बही उसमें और उसके निर्माण से संबंधित जानकारियाँ लिखी होती है। ठीक है। खरीता बही, ये पत्राचार का वर्णन करती है। ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि खरीता बही बही जो होती है वो पत्राचार का वर्णन करती है। उसके बाद साहित्यिक, कोई भी लैंग्वेज है तो उसका एक साहित्य होता है। ठीक है। तो उसका जो साहित्यिक स्रोत हैं उनसे भी हम हिस्ट्री लिखते हैं। जैसे राजस्थान के साहित्य में बुक्स हैं, पीतल पाथल है जैसे कन्हैया लाल सेठिया की है, अ, मान मुणोद साहब की जो बुक्स हैं उन सब से हम हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद संस्कृत के कुछ साहित्य हैं, फारसी के कुछ साहित्य हैं, उनसे भी हम हिस्ट्री को लिखते हैं। तो अब एक एक देखते हैं। सबसे पहले अब सिक्के जो है, राजस्थान की हिस्ट्री जो है उसमें ज़्यादा सिक्के मिले नहीं, कि सिक्कों के ऊपर ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। राजस्थान की जो भी ज़्यादा चर्चा होगी वो होगी शिलालेख से। राजस्थान की जितनी हिस्ट्री लिखी हुई है वो ज़्यादातर शिलालेख से लिखी हुई है या फिर प्रशस्ति पत्र पत्र से लिखा हुआ है। प्रशस्ति पत्र जो होते हैं ना, कि किसी की बड़ाई में कुछ लिखा है वो, तो प्रशस्ति पत्र जो है वो तो हम जब राजा के बारे में पढ़ रहे होंगे, जब डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, हम सिसोदिया को पढ़ेंगे, आमेर के राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, चौहान,
के बारे में पढ़ेंगे, मेवाड़ की राठौड़ों के बारे में पढ़ेंगे, तब जाके हम वो वहाँ पे ही पढ़ लेंगे कि किस राजा ने कौन सी प्रशस्ति अपने नाम पे लिखवाई है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे चारों तरफ फोकस रखेंगे शिलालेख पे, और क्वेश्चन शिलालेख से आया है, ठीक है। सबसे पहला जो राजस्थान का शिलालेख हम डिस्कस, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो बनता है मोस्टली कोई भी एग्जाम जो आर आरपीएससी है और आरएस एमएसएसबी का भी जो जेईएन का एग्जाम है, उसमें ज़्यादातर एक क्वेश्चन बनता है कि एक तो यहाँ पे ये शिलालेख है कहाँ पे, स्थान का नाम पूछते हैं तो मैंने इस टेबल में वैसे ही बनाया है, या फिर उसके बारे में कुछ एक पॉइंट पूछ लेगा कि ये चीज़ें कहाँ पे है, तो उसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे शिलालेख है राजस्थान में, ये तो मैंने इंपॉर्टेंट शिलालेख यहाँ पे ले लिए जो एग्जाम में आ सकते हैं, बाकी तो बहुत रट्टा मारने को है, उतना रट्टा मार नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जितना इंपॉर्टेंट है उतना रट्टा मारो, इनमें से ही आ जाएगा जहाँ तक है ज़्यादातर है। तो बीजापुर का शिलालेख है, बीजापुर का शिलालेख कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। ये इसका लेखक कौन है, गुणभद्र, ठीक है। 1170 ईस्वी में इसको, इस शिलालेख को श्रावक लोलक द्वारा, ठीक है, एक जैन श्रावक लोलक द्वारा बीजापुर के पार्श्वनाथ के मंदिर में खुदवाया है, ठीक है, वहाँ पे ये लिखा गया है। अब ये है जाबलीपुर, ठीक है, साकाम्बरी, श्रीमाल, ये राजस्थान की जो पुरानी सिटीज़ हैं इनके नाम है, ठीक है। ये नाम जो है इनका उल्लेख इसमें किया हुआ है, बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख फेमस तब हुआ था, तब बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था ना, तब ये मंदिरों पे लोग वहाँ पे बहुत इकट्ठा होते थे, तब जाके इसके बारे में पता चला था कि ये शिलालेख यहाँ पे है, ठीक है। तो उसके बाद सांबर और अजमेर के चौहानों का भी गोत्र और वंशावली इस पे दी है। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि चौहान और सांबर के और अजमेर के जो चौहान है उनके वंशावली कौन से शिलालेख पे दी है, तो बिजोलिया शिलालेख पे। पिछली बार तो 2016 में जो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन 2016 में आया था, ये वाला जूनियर इंजीनियर में, कि जाबलीपुर, साकम्बर, श्रीमाल नामक नगरों का उल्लेख कौन से शिलालेख में किया है, तो वो बिजोलिया शिलालेख, ठीक है। अब एक शिलालेख है मानमोरी का शिलालेख। मानमोरी शिलालेख जो है वो चित्तौड़गढ़ में मानसरोवर जो झील है उसके पास में लिखा हुआ है, उसके पास में मिला था ये। अब ये बहुत हैवी शिलालेख था, इसमें अमृत मंथन का उल्लेख किया हुआ है, ठीक है। अब ये हैवी था, इसको जब ले जा रहे थे कर्नल जेम्स टोड अपने साथ इंग्लैंड ले जा रहे थे कि इसको लिख पढ़ के फिर वहाँ पे आराम से शांति से पढ़ूंगा शिलालेख को, और फिर आराम से इन इसकी हिस्ट्री लिखूंगा राजस्थान की। लेकिन उनको जब लगा कि यार भारी है तो उन्होंने वहीं पे समुद्र में डाल दिया उसको। तो पूछ सकते हैं कि कौन सा शिलालेख था जिसको समुद्र में डाल दिया था कर्नल जेम्स टोड ने, तो ये मानमोरी का शिलालेख था। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, चार मानमोरी के शिलालेख में कौन से चार शासकों का नाम लिखा हुआ है, महेश्वर, भीम, भोज, मान, दीज वर मौर्य किंग्स, ओके। सामोली शिलालेख, सामोली शिलालेख जो था वो भोमट उदयपुर में मिला है, ठीक है। इसमें गोहिल शासक शिलादित्य के समय, ये यह अभिलेख जो है, यह शिलालेख जो है वो गोहिल शासक शिलादित्य के समय का है। इसमें गोहिल वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो गोहिल वंश के बारे में किससे जानकारी मिलती है, सामोलिया शिलालेख से। नादसा युग स्तंभ, नादसा युग स्तंभ लेख, ये शिलालेख नहीं है, ये स्तंभ लेख है, मतलब ये एक पिलर है उस पे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे इलाहाबाद पिलर है और मेहरौली पिलर है, वैसे पिलर है, उस पे लिखा हुआ है। ये राजा परिकांत ने लिखा हुआ है, ठीक है। परिकांत के यज्ञ का उल्लेख किया हुआ है इसमें। अपरिजात अपराजिता का शिलालेख, ये कुंडलेश्वर मंदिर के पास नागदा गांव में मिलता है। इसमें भी गोहिल शासक अपराजिता का और प्रताप का वर्णन है, ठीक है, विजय और प्रताप का वर्णन है। मतलब उसके प्रताप मतलब राणा प्रताप नहीं, उसके प्रताप का वर्णन है, मतलब उसकी ख्याति है। उसके बाद आता है नगरी का शिलालेख। नगरी का शिलालेख, वही नगरी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में, तो नगरी का शिलालेख चित्तौड़गढ़ में किसको मिला, डॉक्टर भंडारकर को। इसमें विष्णु पूजा का उल्लेख किया हुआ है, ठीक है, संस्कृत भाषा में। कर्णसभा का लेख कोटा, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये तो रट्टा मारना ही पड़ेगा, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है कि कर्णसभा का शिलालेख है तो कोटा में ही क्यों है, ये चित्तौड़गढ़ में क्यों नहीं है। आप जहाँ है कर्णसभा में है तो वहीं रहेगा वो शिलालेख, उसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन मैंने जो इम्पोर्टेंट थे वो रट्टा मारने के लिए
कर दिया। अब जैसे लगा लो कणसवा, कोटा, ऐसे खुद खुद के कंसेप्ट बना के थोड़ा समझ के, जैसे नगरी है, अब पता चल गया कि नगरी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में, तो नगरी का शिलालेख चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, कुछ अगर थोड़ा और दिखे कि यार ये तो मेरे कंसेप्ट से तो ये होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा है नहीं, उसको थोड़ा ज़्यादा रट्टा मारो। बाकी जो चीज़ें सीधी समझ में आ रही है ना कि कणसवा, कणसवा कोटा, ठीक है, इसको यहीं ख़त्म करो। फिर इसके बाद ये किससे रिलेटेड है, धवल नामक, कौन से राजा का उल्लेख है यहाँ पे, मौर्य वंशी राजा है धवल, उसका उल्लेख है कणसवा में। चिरवा का शिलालेख कहाँ है, उदयपुर में। उदयपुर है तो उदयपुर में कौन थे, राजा महाराजा कौन थे, गोहिल शासक सिसोदिया वंश जो थे, सिसोदिया वंश बाद में आएगा, पहले गोहिल थे। ठीक है, गोहिल का ही ऑर्डर में आते हैं तो वो सिसोदिया बन जाते हैं आगे जाके। ठीक है, वो हम देखेंगे जब डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज के बारे में बात करेंगे ना, तब वहाँ पे देखेंगे सिसोदिया, गोहिल, उनके बाद। तो गोहिल शासक बप्पा रावल के बाद जो जैत्र सिंह, तेज सिंह, ये सब आते हैं, इनके बारे में लिखा हुआ है किस शिलालेख में, चिरवा शिलालेख में। ठीक है, इसको रतन भूसूरी ने चित्तौड़ में रहते हुए रचना की तथा पार्श्व चंद ने इसे लिखा था। अब ये भी याद कर लेना कि किसने लिखा था ये वाला शिलालेख। तो ठीक है, घोसुंडी शिलालेख वही नगर में, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, इसमें गजवंश के सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ का वर्णन मिलता है। सचिया माता की प्रशस्ति, ये एक प्रशस्ति है, सचिया माता की प्रशस्ति, ये ओशिया में मिली है। इस शिलालेख पर कल्लड़ और कीर्तिपाल का वर्णन है। श्रृंगी ऋषि का शिलालेख, इस शिलालेख में राणा मोकल के समय का है। ठीक है, अब राणा मोकल कौन है वो हम जब डायनेस्टीज पढ़ेंगे, वंश पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट, तो उसमें हम देख लेंगे। ठीक है, एकलिंग जी के कुछ दूरी पर श्रृंगी ऋषि का नामक स्थान है, वहाँ पे मोकल द्वारा कुंड बनाने बनाने और उसके वंश का वर्णन इसमें किया है। तो ये थे शिलालेख, इम्पोर्टेंट शिलालेख जो है। कितने शिलालेख लिखे हैं ये, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 के, मतलब 12-13 शिलालेख है। बाकी और भी है 10-15, मतलब 5-7 शिलालेख इससे अलावा और भी होंगे, बट वो थोड़े इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट जो थे मैंने इसमें लिख दिया। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं, साहित्यिक स्रोत का ऐसा है कि ये हम यहाँ तो रटेंगे इसको, यहाँ पे जितना रट सके उनको रट लेंगे। बाद में जब वंश वंश वाइज जो हम पढ़ेंगे कि मेवाड़, मारवाड़, चित्तौड़, सिसोदिया, ये सब जब एक एक राजा के बारे में पढ़ेंगे तो उनके साथ साथ ही ये सारा दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। जैसे हम चौहान के बारे में पढ़ रहे होंगे तो वापस हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे पृथ्वीराज रासो लिखी किसने, चंद्रवरदाई ने, तो वो वहाँ पे भी पढ़ेंगे। ठीक है, बीसल देव रासो नरपत नाल ने लिखी, हमीर रासो जोधराज ने लिखी। ठीक है, बेला कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी। अब पृथ्वीराज राठौड़ कौन था, ये कहाँ पे जाके रह रहा था, ये सब वहाँ पे पढ़ेंगे। अचलदास खिचीरी वचनिका शिवदास गोंडड़ ने लिखी। कन्नड़ दे प्रबंध। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, साहित्यिक स्रोत जो है वहाँ से क्वेश्चन आता है कि कवि का वो दे देगा सामने नाम और उसके सामने दे देगा कि ये बुक लिखी है, और बोल देगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो वो हमको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन बनता है, मतलब ये साहित्यिक स्रोत से पक्का एक क्वेश्चन आएगा, तो इसको तो पूरा रट लेना है। ठीक है, पीतल पातल कन्हैया लाल सेठिया, धरती दोरारी। अब जैसे ये है, धरती दोरारी मत रटो क्योंकि सबको पता है कन्हैया लाल सेठिया, वो भी नहीं देगा, और देगा भी तो सब सही कर देंगे क्योंकि ये सबको पता है। उसके बाद रूठी रानी चेतावनी चौगठिया केसरी सिंह बारट ने लिखी। ठीक है, नैनसी ख्यात मनोज नैनसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन था मारवाड़ के टाइम पे। ठीक है, मारवाड़ रे परगनारी खात, ये भी नैनसी, मनोज नैनसी, ये सब हम आगे भी जाके एक एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद संस्कृत की कुछ है, जैसे पृथ्वीराज विजय जय नायक ने लिखी है। हमीर महाकाव्य नैन चंद्र सूरी, हमीर मदमर्दन जय सिंह सूरी। ठीक है, इसके बाद कुल्यमाला उद्योतन सूरी। ठीक है, नृत्य रत्न कोश राणा कुंभा, भाषा भूषण जसवंत सिंह, एकलिंग महात्यम कान्हाजी व्यास, ललित विग्रहराज,
कवि सोमदेव, ठीक है। उसके बाद फ़ारसी साहित्य जो है पर्शियंस में वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वही अबू फ़ज़ल, उन सब के जो है अलबर्नी ने कौन सा लिखा है, अब उनसे भी थोड़े थोड़े स्रोत तो मिलते हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो इंडियन हिस्ट्री का पार्ट हो जाएंगे सारे। राजस्थान हिस्ट्री जो है उसमें यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो भी राजपूतों के बारे में तो वो भी बात करेंगे। अब अबुल फजल अगर अपना अ, अकबरनामा लिखेगा, अकबरनामा में जो सेकंड पार्ट है 46 ईयर रेन ऑफ द अकबर, उसमें वो डिस्कस करेगा राजपूतों के बारे में, क्योंकि राजपूत इम्पोर्टेंट थे अकबर के लिए। तो वो, लेकिन वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये था, यहाँ तक थे हमारा इसका राजस्थान के ये प्रमुख साहित्यिक स्रोत, ठीक है, ऐतिहासिक स्रोत जो थे वो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब ये हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में पढ़ो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो दोनों में आने वाला है पेपर तो। और इंग्लिश में भी आएगा तब भी ये नाम तो इंग्लिश में भी और हिंदी में सेम ही रहेंगे, ठीक है। शिलालेख, इंस्क्रिप्शन वगैरह तो वो तो उतना तो समझ में आ जाएगा। तो राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत हो गए, ठीक है। अब ये सभ्यताएं हैं, सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे हम सभ्यताएं जो है, थोड़ा मतलब ये बोरिंग पार्ट है एकदम। तो मैं सोच रहा था सभ्यता से पहले प्रमुख राजवंश और उन पे उनकी उपलब्धियों पे आ जाते हैं, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट भी है और साथ में वो थोड़ा मज़ेदार भी है, कौन से राजा की किससे लड़ाई हो रही है। फिर मुगल और राजपूतों का संबंध क्या था, वो हम राजवंशों के साथ ही पढ़ लेंगे, क्योंकि जो जो राजा के बारे में पढ़ेंगे उसके साथ मुगल के किस राजा के साथ संबंध था वो पढ़ेंगे। फिर स्थापत्य कला, वो भी हम राजवंश के साथ ही पढ़ लेंगे, क्योंकि कौन से राजा ने कौन सा फोर्ट बनाया है, किस फोर्ट की क्या विशेषता है, ये सब पढ़ लेंगे, ठीक है। या फिर उसकी थोड़ा मतलब फोर्ट को हम अलग से देखेंगे, क्योंकि जितने डिफरेंट डिफरेंट फोर्ट है उनको हम अलग से देखेंगे यहाँ पे 6 चैप्टर में। धार्मिक आंदोलन, लोक देवी देवता, और ये सारे चैप्टर हम आगे धीरे धीरे कवर कर लेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। ओके, अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में डालना, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। ओके। ये जो पीपीटी है, मैं इसको जो नीचे लिंक दिया होगा उसमें टेलीग्राम का लिंक दिया है, मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। वहाँ से अपना नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, पीपीटी से जल्दी रिवाइज हो जाएगा। इससे तुरंत तुरंत ना स्लाइड से रट्टा मारो, बस आगे निकलो।